हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड प्रेप। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी फाइन। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर कुर्ग। ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का सेकंड पार्ट है कुर्ग, एंड इसका हमने पूरा डिटेल में पूरा अच्छे से ब्यूटीफुल स्टोरी जो है कुर्ग के बारे में जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है लोकेश अब्रोल हमारे जो ऑथर है उनके द्वारा, उसको पूरा हमने अच्छे से पढ़ चुके हैं एंड लाइक ऑल ऑफ द वर्ड्स वी हैव गॉन थ्रू। ठीक है, तो अभी विल बी स्टार्टिंग विद द एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला एक्सट्रैक्ट ले लेते हैं। मिडवे बिटवीन मैसूर and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God। अब सी यहाँ पे वो बोल सकते हैं कि किंगडम ऑफ गॉड को दे देंगे वो, ठीक है, कि किंगडम ऑफ गॉड किसको बोला जा रहा है, कौन सी जगह को बोला जा रहा है, और यहाँ पे आपको मैसूर दे दिया, मैंगलोर दे दिया, बैंगलोर दे दिया एंड ऑल्सो कुर्ग दे दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड हियर। ऑलराइट, वो बोल क्या रहे हैं यहाँ पे कि जो कुर्ग है, जिस जगह की हम बात कर रहे हैं, वो कहाँ पे लाई करता है? मिडवे, मतलब बीच में कहीं पे लाई करता है। किसके? मैसूर और मैंगलोर के। एंड ऑल्सो ऐसा लगता है जैसे इट इज़ अ पीस ऑफ हेवन, मतलब ये स्वर्ग का एक पार्ट है जो हमारे यहाँ पे अर्थ पे आ गया है, बिकॉज इट इज़ सो ब्यूटिफुल। और स्वर्ग हम क्या मानते हैं? इट इज़ अ किंगडम ऑफ गॉड, मतलब भगवान जहाँ पे रहते हैं। जैसे हमारी अर्थ इतनी ब्यूटीफुल है, बट एट द सेम टाइम हम ये भी तो सोचें कि जहाँ गॉड रहते होंगे वो कितना ब्यूटीफुल होगा। तो कुर्ग को इतना ज्यादा ब्यूटीफुल माना गया है दैट इट इज सपोजिडली इट हैज ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, वहां से ही ये निकल के यहाँ पे आया है। This island of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures। और inhabit करना मतलब वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, जिनका ये habitat है, वो कौन है? martial men है, जिनकी मतलब like they are skilled in war, warfare में skilled हैं, उनके पास लड़ने के लिए बहुत सारी तरीके हैं, उनका तरीका ही अलग है, and they are like fiercely independent, और वो बहुत ज़्यादा powerful हैं। and the women they are like very beautiful and also we have a lot of wild creatures over there। कुर्ग और कोडगू, अब यहाँ पे वो पूछ सकते हैं कि कुर्ग और कोडगू सेम है या फिर डिफरेंट हैं, या कुर्ग का दूसरा नाम क्या है, या फिर कोडगू को किस नाम से जाना जाता है। ऑलराइट, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इज होम टू एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस। अब ये जो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, वो किस चीज़ को लाइक हैं वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें? पहली, एक तो कई सारे मसाले होते हैं वहाँ पे, एक मेजर क्रॉप जो है वो कॉफ़ी होती है, एंड ऑल्सो वहाँ पे आपको एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट मिलते हैं। चैप्टर को पढ़ते टाइम हमने देखा था कि एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं वो हमेशा बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल एक्सपीरियंस करते हैं, और जो पतझड़ का मौसम होता है वो सारे पेड़ों पे एक साथ नहीं आता वहाँ पे। दैट इज़ वाई अगर आप एज अ होल उस फॉरेस्ट को देखोगे तो वो हमेशा ग्रीन ही लगता है। ऑलराइट, एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। और क्या है कि एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो 30% एरिया कवर करता है कुर्ग का। ऑलराइट, सो दिस वाज द एक्सट्रैक्ट। अब इस पे क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव नेम मेंशन्ड फॉर कुर्ग इन द पैसेज? सी क्वेश्चन आ गया कि कुर्ग का जो ऑल्टरनेटिव नेम है उसको और किस नाम से बुलाया जाता है, वो कौन सा नाम है? कर्नाटका, कोडगू, मैंगलोर, मैसूर। सी दे हैव गिवन ऑल ऑफ दी लाइकली जो आपको याद रह जाए, कंफ्यूज करने के लिए वर्ड्स दिए हैं। वी नो दैट इट इज कोडगू। ऑलराइट, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, what is one of the significant natural features of Coorg mentioned in the passage? एक कौन सा एक significant natural feature है, मतलब एक ऐसी कौन सी natural चीज़ है जो कुर्ग में पाई जाती है और स्पेशल है कुर्ग के बारे में? पहला, एक वास्ट डेजर्ट, वहाँ पे रेगिस्तान है। एवरग्रीन फॉरेस्ट, वहाँ पे ऐसे फॉरेस्ट हैं जिनमें बहुत हैवी रेनफॉल होती है और एक टाइम पे कभी भी पतझड़ नहीं होता है, एंड दे आर ऑलवेज ग्रीन। स्नो कवर्ड माउंटेन्स, एक माउंटेन्स है, माउंटेन्स तो है वहाँ पे, बट वी हैव माउंटेन्स जो स्नो से कवर्ड तो नहीं है। ठीक है, एरिड प्लेन्स मतलब ड्राई प्लेन्स, नो। वी नो द आंसर इज एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट जो है वो एक की फीचर है कुर्ग का। नेक्स्ट,
कुर्ग इज नॉट नोन फॉर, सी अब कंफ्यूज करने के लिए जल्दीबाजी मत करना, ऐसे मत देख लेना कि कुर्ग को किस चीज़ के लिए जाना जाता है और स्पाइसेस आपने पहला ही ऑप्शन देखा, जल्दीबाजी में बोलोगे अरे वाह पहला ही ऑप्शन सही है एंड मार्क करके चले जाओगे, बट नो, वहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे नॉट नोन बोल रहा है, ठीक है, कि आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी चीज़ों के लिए जाना जाता है और इसमें से कौन सी चीज़ है ऑप्शंस में से जिसके लिए कुर्ग नहीं जाना जाता है। स्पाइसेस के लिए तो जाना जाता है, ठीक है, कॉफ़ी तो वहाँ का मेन प्लांट है, क्रॉप है। टी की हमने बात नहीं करी है, टी की बात हम अपने अगले चैप्टर में करने वाले हैं। सो जो कुर्ग है उसमें टी इज़ नॉट मेंशन्ड, वहाँ का की फीचर नहीं है। एंड ऑल्सो एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है ये सब के लिए कुर्ग जाना जाता है, बाकी तीनों चीज़ों के लिए, एंड इट इज़ नॉट नोन फॉर टी। ऑलराइट, नेक्स्ट, according to the passage what percentage of Coorg is covered by evergreen forest, rain forest, कि पैसेज के अकॉर्डिंग एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट जो है वो कितना परसेंट एरिया कवर करते हैं, किसका, कुर्ग का, एंड वी नो दैट द आंसर इज 30%। अभी हम उसके लास्ट स्टेटमेंट में देख के आए थे। ऑलराइट, नेक्स्ट, व्हाट डज द वर्ड इनहैबिटेड मीन। वैसे इनहैबिटेड जो वर्ड है वो हमारे पूरे जो बुक है ना इसमें कई बार आ चुका है, सो आई एम श्योर ये अब आप काफ़ी फेमिलियर हो गए इस वर्ड से। एम्प्टी और डेजर्टेड, डेजर्टेड मतलब होता है जहाँ पे बिल्कुल कोई रह नहीं रहा होता है एंड वो ऐसी पड़ा होता है, ठीक है। अनऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड और लिव्ड इन, आइसोलेटेड एंड रिमोट। अब सी ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये वाले वर्ड्स, ये इनसे ये पता चलता है कि वहाँ पे कोई रहता नहीं है, वहाँ पे कोई लाइवलीहुड नहीं है, कोई वहाँ पे लोग नहीं है, ह्यूमन बींग्स नहीं है। सिर्फ एक यही ऑप्शन है जिससे हमें पता चलता है कि इनहैबिट करने का मतलब होता है जब आप किसी जगह पे रहते हो, वो आपका हैबिटेट होता है। ऑलराइट, जैसे आपका घर हो गया। सो ऑक्यूपाइड और लिव्ड इन का मतलब होगा हैबिटेट और इनहैबिटेड। ऑलराइट, नेक्स्ट आपका एक्सट्रैक्ट है, ड्यूरिंग द मॉनसून्स इट पोज इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। जो मॉनसून के टाइम पे क्या होता है, कुर्ग की एक स्पेशलिटी है दैट वहाँ पे क्या होता है, खूब सारी बारिश हो जाती है जिसकी वजह से कई सारे विजिटर्स होते हैं, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द विजिटर्स वो है वो उस जगह को विजिट नहीं करते। ऑब्वियसली बात है, आप भी अगर कहीं घूमने जाओगे तो आप ये थोड़ी ना देखोगे कि वहाँ पे बारिश हो रही है और बारिश हो रही है तो चले जाओगे, नहीं, बारिश होगी तो आप वहाँ घूम नहीं सकते, कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स नहीं कर सकते। ऑब्वियसली विजिटर्स विल ट्राई टू अवॉइड द रेनी सीजन। The season of joy commences from September and continues till March. अब season of joy means मतलब खुशनुमा जो एक सीज़न आएगा जिसमें आप सारी चीज़ें अच्छे से enjoy कर सकते हो, वो कौन सा सीज़न आता है, सितंबर से लेके मार्च तक वो सीज़न है। द वेदर इज़ परफेक्ट विथ सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। और क्या है, एक सही मात्रा में, बहुत ज़्यादा बारिश भी नहीं। अब यहाँ पे भी अब देखो ना, आप जहाँ भी रहते होगे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तब भी तो आपको अच्छा नहीं लगता, राइट। तो वो बोल रहे हैं कि बहुत ही एक सही मात्रा में, सही अमाउंट में बारिश होती है, कभी कभार वाली, और मौसम जो है वो बिल्कुल परफेक्ट रहता है, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। ऑलराइट, द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगरेटिंग कॉफ़ी। और क्या है, जो कॉफ़ी है उसकी इतनी इनविगरेटिंग मतलब इतनी एनर्जाइजिंग खुशबू आपको वहाँ पे सूंघने को मिलेगी एंड यू विल फील एनर्जाइज्ड बाय इट। Coffee estates and colonial bungalows stand tucked under the canopies in prime corners। और क्या है, जो कॉफ़ी एस्टेट्स होते हैं मतलब जो जहाँ पे कॉफ़ी की प्लांटेशन होती है उसको उगाया जाता है, और जो कॉलोनियल बंगलोज हैं, लाइक जो ब्रिटिशर्स टाइम के जो बंगलोज हैं वो क्या है, वो छुपे हुए दिखते हैं किसके अंडर, ट्री कैनपीज़ के अंडर। ट्री कैनपीज़ हम पढ़ के आए थे, इसका मतलब क्या होता है, जब ऐसे कोई ट्री होता है और उसके जो पेड़ हों, लीव्स होते हैं, ब्रांचेस होते हैं और खूब सारे पेड़ हों, तो वो क्या करते हैं, कैसे रूफ लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है। तो इसी को कैनपीज कहते हैं कि उन पेड़ों के अंदर ही नीचे टक मतलब छुपे हुए हैं कॉलोनियल बंगलोज और कॉफ़ी एस्टेट्स, ठीक है, और इन प्राइम कॉर्नर्स मतलब इन द बेस्ट लोकेशंस इन कुर्ग। ऑलराइट, व्हाट इज द एंटोनिम फॉर कमेंसेस इन द पैसेज। अब कमेंसेस जो वर्ड है, कहाँ पे है वर्ड आपका कमेंसेस, द हाँ ओके हाँ यस, कमेंसेस नहीं है, कमेंसेस का हमें पैसेज से वर्ड चाहिए। ऑलराइट, इन द पैसेज पहला स्टार्ट्स, कंटिन्यूज, बिगिंस, एंड्स। अब सी, अब ध्यान देना कि यहाँ पे एंटोनिम पूछ रहा है। एंटोनिम क्या है, ऑपोजिट मीनिंग, ठीक है, सिमिलर नहीं पूछ रहे हैं। जल्दीबाजी में कमेंट्स को स्टार्ट या फिर कमेंट्स इनको मार्क करके मत आ जाना। तो स्टार्ट हो गया कोई चीज़ का तो मतलब होता है कि कोई चीज़ शुरू हुई। ऑलराइट, बिगिन का भी मतलब वही होता है।
कंटिन्यूस मतलब जो चल रही है, उसके स्टार्ट या एंड की बात नहीं हो रही है, जो चीज़ चल रही है। तो ये तीनों ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, एंड दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। दैट इज कमेंस का जो है ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एंड्स। ठीक है, नेक्स्ट, वॉट इज अ सिनोनिम फॉर इनविगरेटिंग इन द पैसेज। और सिनोनिम का मतलब क्या होता है, सेम मीनिंग। ठीक है, ऐसा वर्ड हमें चाहिए जिसका मीनिंग जो है वो इनविगरेटिंग के सिमिलर हो। पहला, एग्जॉस्टिंग। एग्जॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, जब आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, कहीं से बाहर से आते हो, थक जाते हो बहुत ज़्यादा। एग्जॉस्ट मतलब आपने अंदर अपनी जितनी भी एनर्जी है वो सारी यूज़ कर ली है, आपके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है। नेक्स्ट इज रिफ्रेशिंग, एकदम रिफ्रेश मतलब दोबारा से फ्रेश हो जाना, एकदम बहुत ही ताज़ा महसूस करना। नेक्स्ट, बोरिंग। बोरिंग तो पता ही है, किसी भी चीज़ कुछ करने के लिए नहीं है, बोर हो गए। टायरिंग, बहुत ज़्यादा कुछ कर लिया तो थक गए। तो इसका मतलब है कि आपको सिनोनिम चाहिए। और इनविगरेटिंग हमें पता है कि हमने किससे कंपेयर किया था, कि कॉफ़ी की जो स्मेल है उससे आप इनविगरेटिंग फील करते हो। दैट मीन्स यू फील एनर्जाइज्ड बाय द स्मेल ऑफ या फिर फ्रेग्रेंस ऑफ द कॉफ़ी। ऑलराइट, नेक्स्ट, व्हाट इज द एंटोनिम फॉर टग्ड इन द पैसेज। अब यहाँ पे टग्ड आप ऐसे जनरल सेंस में मत लेना। टग्ड मतलब पैसेज में जो मतलब आ रहा है उसके हिसाब से आपको एंटोनिम बताना है। एंटोनिम मतलब ऑपोजिट इन मीनिंग। ठीक है, हिडन, कंसील्ड, एक्सपोज्ड, शेल्टर्ड। अब ये जो चारों, ये वाले जो तीनों वर्ड्स हैं, इनका मतलब क्या है। हिडन मतलब छुपी हुई। अब हम जब ट्री कैनपीज के नीचे हम बात करें कि कॉफ़ी प्लांटेशंस थे और कॉलोनियल बंगलोज थे, तो वो क्या थे, एक तरीके से छुपे हुए तो थे, है ना। ट्री कैनपीज उनको कवर कर ले रही है, तो हम ऐसे तो देख नहीं पा रहे उनको। तो इसका मतलब है हिडन जो है वो तो भाई टग्ड के सिमिलर हो गया मीनिंग, राइट। कंसील्ड का मतलब क्या होता है, कंसील करना, किसी चीज़ को कवर कर देना, राइट। तो कंसील का भी मतलब वही हो गया। शेल्टर्ड मतलब किसी को शेल्टर दे देना, है ना, प्रोटेक्ट कर लेना, दिख, जो बाहर से ना दिखे, आपने मेन रोड से हटा के उसको शेल्टर में रख दिया। दैट मीन्स कि जो एक्सपोज्ड जो वर्ड है वो आपका एंटोनिम होगा। किसी चीज़ को एक्सपोज कर देना, किसी चीज़ को दिखा देना, यही आपका एंटोनिम होगा किसका, टग्ड का। ऑलराइट, नेक्स्ट, द बेस्ट टाइम टू विजिट कुर्ग इज। और सबसे बेस्ट टाइम कुर्ग में कौन सा बताया गया है कि कुर्ग को विजिट करने का ये बेस्ट सीजन है। मार्च टिल सेप्टेम्बर, मे टिल मार्च, सितंबर टिल मार्च एंड सितंबर टिल फेब्रुअरी। अब यहाँ पे आप इन दोनों ऑप्शंस में कंफ्यूज हो सकते हो, तो ध्यान से चैप्टर पढ़ना है, तभी आपको पता लगेगा कि इट इज सितंबर टू मार्च। ऑलराइट, नेक्स्ट, The fiercely independent people of Coorg are possibly of Greek और Arabic descent। मतलब जो आपके fiercely independent जो लोग हैं, जो वहाँ के men हैं, women हैं, they are very independent, they are very powerful, जो हैं वो माना जाता है कि वो उनके ancestors कौन हैं, या तो Greeks हैं या फिर Arabs हैं। एज वन स्टोरी गोज, मतलब एक पहली स्टोरी के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल। और क्या हुआ कि साउथ के कोस्टल एरिया के साइड पे ही अलेक्जेंडर की आर्मी का कुछ हिस्सा आया और वहीं पे आके सेटल हो गया, जब उनका जाना, वापस जाना अपने घर को पॉसिबल नहीं था। ऑलराइट, दीज पीपल मैरिड अमंग्स द लोकल्स एंड देयर कल्चर इज अपेरेंट इन द मैरिटल मार्शल ट्रेडिशंस, मैरिजेस एंड रिलीजियस राइट्स। और क्या हुआ, यही लोग जब यहाँ पे सेटल हो गए, दे गॉट मैरिड एंड उन्होंने वहीं पे फिर अपना कल्चर जो है वो इन्फ्लुएंस होने लग गया, क्योंकि देवर इन सच लाइक लार्ज नंबर एंड शादी वादी करके ऑब्वियसली बात है दोनों ही लोगों का जो कल्चर है वो कैरी फॉरवर्ड होता है। ऑलराइट, तो यही चीज़ जो ये ट्रेडिशन है ये बहुत अपेरेंट था, ये बहुत ऑब्वियस था। किन किन चीज़ों में, उनके मार्शल ट्रेडिशंस मतलब उनकी जो स्किल्स थी, वॉर लाइक जो भी उनकी क्वालिटीज़ थी उनमें दिखता था। दूसरी उनके मैरिज के कल्चर्स में, और उनके रिलीजियस राइट्स मतलब जो कस्टम्स होते हैं, जो आपके रूल्स फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। और वो क्या है, वो डिस्टिंक्ट है हिंदू मेन स्ट्रीम से। हिंदूज में जैसा फॉलो होता है वो उससे काफ़ी डिफरेंट है। The theory of Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by the Kodavus। अब क्या है कि अब जो
पहला ओरिजिन तो हम यहाँ ग्रीक ओरिजिन दिखा रहे थे, ठीक है। जब जो सेकंड ओरिजिन है, जो अरब ओरिजिन माना जाता है, वो उनके आउटफिट से माना जाता है। कि क्यों? क्योंकि जो अरब्स थे वो भी एक सिमिलर तरीके का आउटफिट पहनते थे। वो कैसा आउटफिट होता था? एक ब्लैक लंबा कोट होता था और वेस्ट के अराउंड एक बेल्ट होती थी जिसपे कढ़ाई हो रखी होती थी, एम्ब्रॉयडरी हो रखी होती थी। Known as कुपिया, it resembles the कुफिया worn by the Arabs and the Kurds। और जो आपके कुर्वूस थे, जो कुर्ग के लोग थे, कुर्गी पीपल थे, वो उस आउटफिट को कहते थे कुपिया, ऑलराइट। और जो अरब्स थे वो उसको कहते थे कुफिया। तो काफ़ी सिमिलर है सुनने में, भले ही एफ एंड पी का डिफरेंस है, बट इसी से माना जाता है कि क्योंकि सिमिलर तरीके के आउटफिट्स हैं और इसी तरीके से इन्फ्लुएंस होती हैं चीज़ें, इससे हमें पता लगता है कि देयर माइट बी अरब इन्फ्लुएंस इन द कुर्गी पीपल, ऑलराइट, कुर्गी ट्रेडिशंस। क्वेश्चंस, व्हाट इज द एंटोनिम फॉर इंडिपेंडेंट इन द पैसेज। अब इंडिपेंडेंट का जो है हमको एंटोनिम बताना है। एंटोनिम मतलब ऑपोजिट इन मीनिंग। पहला डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट, ऑटोनॉमस, सेल्फ स्टैंडिंग। अब आप ध्यान से देखो कि जब भी सेल्फ यूज हो रहा है ना, तो वो इंडिपेंडेंट जैसा ही तो मतलब होगा, राइट। कि सेल्फ रिलायंट मतलब आप खुद पे ही रिलाई कर रहे हो, राइट। सेल्फ स्टैंडिंग मतलब आपकी खुद की स्टैंडिंग है, तो ये कहीं ना कहीं आपके सिमिलर है इंडिपेंडेंट से ही, ठीक है। ऑटोनॉमस मतलब आपकी खुद की ऑटोनॉमस डिसीजन, जैसे आपका डिसीजन है, खुद का ही आपका डिसीजन है, राइट। कि ऐसा नहीं है कि आप किसी से इन्फ्लुएंस हो रहे हो या देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जो वो डिसीजन बना रहे हैं। सो दैट मीन्स दैट डिपेंडेंट ही आपका जो है वो क्या कहते हैं, एंटोनिम होगा फॉर द वर्ड इंडिपेंडेंट, ऑलराइट। विच वर्ड इज अ सिनोनिम फॉर डिसेंडेंट। अब यहाँ पे आपका अगला वर्ड दिया है डिसेंडेंट। डिसेंड मतलब क्या है कि आप अपने एंसेस्टर्स से क्या करते हो, डिसेंड करते हो, ऑलराइट। तो यहाँ पे अब वर्ड्स क्या क्या गिवन है, हमें सिनोनिम चाहिए, सिमिलर इन मीनिंग। अब देखो एंसेस्टर, अब एंसेस्टर और डिसेंडेंट सेम कैसे हो सकते हैं? एंसेस्टर से ही तो आप डिसेंड करते हो, राइट। फिर मेन स्ट्रीम, मेन स्ट्रीम का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। मेन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई रूल्स या रेगुलेशंस या फिर कल्चर जो बहुत सारे लोग फॉलो करते हों, ठीक है, तो एंसेस्टर्स भी नहीं होगा। ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होता है, आपके आगे आने वाली जनरेशन। और प्रीडिसेसर, प्री मतलब आपसे पहले वाले, प्रेडेसेसर आपके, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑफस्प्रिंग इज द करेक्ट आंसर, ऑलराइट। नेक्स्ट, फियर्सली इंडिपेंडेंट मीन्स, यहाँ पे जो फियर्सली इंडिपेंडेंट जो वर्ड यूज हुआ है, इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड, उसका मतलब क्या है? लैक ऑफ करेज, करेज मतलब साहस, कि जो जिनको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं फियर्सली इंडिपेंडेंट बोल के, उनमें करेज नहीं है, करेज लैकिंग है। एंग्री एंड डिपेंडेंट क्या है कि फियर्सली से थोड़ा कनेक्ट करके वो बोल रहा है कि एंग्री है और वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। बिलीव्स इन वंस स्ट्रेंथ एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, तो ये भी नहीं है, पैसे की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। एंग्री, एंगर या फिर डिपेंडेंस की बात नहीं है, इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं हम। और करेज जो है वो तो था उन लोगों में, बिकॉज दे वर वेरी इंडिपेंडेंट एंड दे वर वेरी पावरफुल पीपल। तो दैट मीन्स कि वो ऐसे लोग हैं जो दे बिलीव इन वंस स्ट्रेंथ, वो अपनी स्ट्रेंथ में ट्रस्ट करते थे। तो दैट मीन्स कि फियर्सली इंडिपेंडेंट का मतलब है बिलीव्स इन वंस स्ट्रेंथ। इम्प्रैक्टिकल डजंट मीन सेम एज, अब सी इम्प्रैक्टिकल का मतलब कौन सा वर्ड का नहीं है, कि सिमिलर नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है, एंटोनिम पूछ रहे हैं, ऑलराइट। अनरियलिस्टिक मतलब उसको किसी चीज़ को जब रियलिस्टिकली करा नहीं जा सकता। इम्प्रैक्टिकल का मतलब भी तो वही होता है कि आप तो प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहे हो, राइट, कि ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। तो इम्प्रैक्टिकल मतलब जो चीज़ नहीं करी जा सकती। अनरियलिस्टिक भी वही मतलब रखता है, ऑलराइट। फिर इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल कोई चीज़ है कि भाई वो तो हो ही नहीं सकती, ये चीज़ तो मैं कर ही नहीं सकता, राइट। तो ये भी आपकी सेम मीनिंग हो गया, हमको एंटोनिम चाहिए। रियलिस्टिक, सी अब यहाँ पे आपको इसी से पता लग जाएगा, क्योंकि अनरियलिस्टिक नहीं है तो जाहिर सी बात है अगर रियलिस्टिक दिया हुआ है तो रियलिस्टिक विल बी द आंसर, कि रियलिस्टिकली पॉसिबल है, एक्चुअल ग्राउंड पे इस चीज़ को हम कर सकते हैं। एंड इनफीजिबल का मतलब भी वही होता है, जो चीज़ फीजिबल नहीं है, जो चीज़ करी नहीं जा सकती प्रैक्टिकली, ऑलराइट। नेक्स्ट, Kurgi homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. और कुर्गी होम्स मतलब वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हॉस्पिटेबल हैं, उनकी मेहमान नवाजी बहुत अच्छी है। एंड ऑल्सो वो हमेशा बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, इंक्लाइंड रहते हैं टुवर्ड्स टॉकिंग विद यू
अबाउट द टेल्स ऑफ वैलर, मतलब जो करेजियस एक्ट्स रहे हैं वॉर में, जो करेज, जो साहस उनके फादर्स ने, उनके बेटों ने दिखाया है, उसके बारे में वो हमेशा इंटरेस्टेड रहते हैं आपसे बात करने में, और एक बार नहीं कई कई बार वो बात करने में आपसे इंटरेस्टेड रहते हैं. द कूर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी. अब यहाँ पे मोस्ट डेकोरेटेड से मतलब क्या है कि इनको सबसे ज़्यादा मेडल्स एंड अवार्ड्स मिले हैं. किसको? कूर्ग रेजिमेंट को, हमारी आर्मी के अंदर. द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वॉज अ कुर्गी. और जो हमारे फर्स्ट चीफ थे इंडियन आर्मी के, वो भी कौन थे? वो कुर्गी थे, जिनका नाम था जनरल करियप्पा. Even now, Kodavus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. और फायर क्या होता है? जो भी छोटी पोर्टेबल किसी भी तरीके का फायर हो, जैसे गन हो गया या फिर पिस्टल हो गई, इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो सिर्फ कोडवूस को अलाउड हैं, मतलब कुर्गी लोगों को अलाउड है, विदाउट कैरिंग अ लाइसेंस. टेल्स ऑफ वैलर. टेल्स ऑफ वैलर का क्या मतलब है? टेल्स का तो मतलब है स्टोरीज, है ना, और वैलर का मतलब क्या होता है? करेज. ऑलराइट, सो कावर्डिस तो ऑपोजिट हो गया. स्टोरीज ऑफ फियर मतलब डर की स्टोरीज नहीं. स्टोरीज ऑफ ब्रेवरी एंड वीकनेस भी नहीं होगा. तो टेल्स ऑफ वैलर का मतलब होता है स्टोरीज जो किसी की करेज के बारे में, किसी के साहस के बारे में बताती हैं. सो सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी वॉज अ कुर्गी, अलेक्जेंडर, जनरल करियप्पा, बोथ BNC. अब यहाँ पे अलेक्जेंडर तो नहीं है भाई, इंडियन आर्मी की बात हो रही है. जनरल करियप्पा देखते ही मार्क मत कर देना, क्योंकि जनरल करियप्पा वाज आल्सो अ कुर्गी. सो आपको दोनों को मार्क करते हुए देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा. दैट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट, और सी, बी और सी को आप मार्क नहीं करोगे. ऑलराइट, ठीक है. नेक्स्ट, The river Kaveri obtains its water from the hills and forest of Coorg. जो रिवर कावेरी है उसका पानी कहाँ से आता है? जो हिल्स और जो फॉरेस्ट हैं किसमें? कुर्ग में, वहाँ से आता है. महासीर, a large fresh water fish abound in these waters. और महासीर जो एक बहुत बड़ी फिश है वो आपकी इन्हीं पानी में पाई जाती है. मरीन वाटर फिश नहीं है, इट इज़ अ फ्रेश वाटर फिश. किंगफिशर्स डाइव फॉर देयर कैच. किंगफिशर एक तरीके की बर्ड होती है जो क्या करती है? ऐसे डिप मार के अपने फिश को पकड़ लेती है अपने बीक से. while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. और जो वहाँ पे squirrels हैं और लंगूर हैं जो, वो क्या करते हैं? पार्शली थोड़ा सा खा के और किसी भी फ्रूट को एकदम पानी में फेंक देते हैं, जिससे एकदम छपाक करके आवाज़ आती है. एंड ऑल्सो दे आर वेरी मिस्चीवियस, दे आर वेरी नॉटी. और क्या होता है? उस स्प्लैश से जो रिपल इफेक्ट क्रिएट होता है उसको देख के दे एंजॉय इट वेरी मच. ऑलराइट, एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग bathed and scrubbed in the river by their mahots. और जो वहाँ पे एलिफेंट्स पाए जाते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं किस चीज़ को? कि उनको जब वो कस कस के एकदम नहलाते हैं और स्क्रब करते हैं ज़ोर ज़ोर से, उस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं. ठीक है, ओके. सो अब इस पे क्वेश्चंस देख लेते हैं. महासीर महासीर क्या है? ठीक है, इज अ मरीन वाटर फिश. अब फिश देखते ही इसको मार्क मत कर देना. ऑलराइट, इट इज नॉट अ मरीन वाटर फिश, इट इज अ फ्रेश वाटर फिश. ऑलराइट, अब यहाँ पे देखो B and C दिया हुआ है. अब लार्ज फिश हमने देखो जल्दबाजी करी एंड देन वी मार्क्ड क्या कहते हैं? फ्रेश वाटर फिश. लेकिन द आंसर इज गोइंग टू बी बोथ B and C. सो दीज आर द रॉन्ग ऑप्शंस. ऑलराइट, नेक्स्ट, विच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. अब यहाँ पे आपको कैपिटल्स में दिया है, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे भी कैपिटल्स में दिया हो. इट इज़ योर जॉब टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली. ऑलराइट, पूछ रहा है कि इन सारे स्टेटमेंट्स में से कौन सा सही नहीं है. महासीर फिश इज इन स्कैरसिटी. स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है? स्कार्स मतलब बहुत कमी होना. ऑलराइट, किंगफिशर्स डाइव फॉर देयर कैच. Squirrels drop partially eaten fruit and elephants enjoy being scrubbed. तो ये तीनों ही चीज़ें जो हैं हमें पता हैं वो सही हैं, लेकिन जो ऑप्शन है उस हिसाब से गलत हैं. सिर्फ महासीर फिश जो है वो अबाउंड है, मतलब वो बहुत ज़्यादा अबंडेंस में है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं वहाँ पे. तो स्केर्स कैसे हो सकती हैं? सो दिस इज़ गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज इट इज़ नॉट करेक्ट फैक्चुअली. ऑलराइट,
विच वर्ड डज नॉट मीन द सेम एज अबाउंड. अबाउंड अभी हम पढ़ के आए थे, किसके सेंस में यूज हो रहा था, किसके लिए यूज हो रहा था, महासीर फिश के लिए यूज हो रहा था. और महासीर फिश हमें पता है कि बहुत ज़्यादा अबंडेंस में पाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं. ठीक है, तो एम्पल, एम्पल जो है वो सिमिलर वर्ड हो गया, दैट मीन्स ये तो इसका एंटोनिम नहीं हो सकता. प्लेंटीफुल, प्लेंटी मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में होना, अगेन ये भी नहीं हो सकता. अबेंडेंस का मतलब भी यही होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जब कोई चीज़ पाई जाती है उसे इन अबंडेंस बोला जाता है. सो दैट मीन्स स्कैंटी इज गोइंग टू बी द एंटोनिम फॉर द वर्ड अबाउंड. ऑलराइट, नेक्स्ट. The most laid-back individuals become converts to high-energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking. और क्या है, बहुत ज़्यादा जो लोग लेज़ी होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको कुछ चीज़ें करना पसंद नहीं होता, एक्टिविटीज़ पसंद नहीं होती, वो भी यहाँ पे आके क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं सारे तरीके के एडवेंचर स्पोर्ट्स करने में, जो कि आपके ये हैं. रिवर राफ्टिंग हो गई, कनूइंग है, रैपलिंग मतलब आप किसी ऊपर वर्टिकल पोजीशन से नीचे आते हो रोप बांध के अपने कमर के पास में. माउंटेन क्लाइंबिंग हो गई, माउंटेन बाइकिंग हो गई, ऑल दीज थिंग्स. न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर फेवरेट विद ट्रैकर्स. और जो लोग ट्रैक करते हैं, मतलब जो लॉन्ग वॉक्स पे जाते हैं, उनके लिए यहाँ पे कई सारी ट्रेल्स हैं, वो कहीं पे भी कितनी कितनी दूर पे ट्रैकिंग के लिए जा सकते हैं. बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी. और क्या है, यहाँ पे बर्ड्स भी हैं, बीज भी हैं, मधुमक्खियाँ भी हैं, तितलियाँ भी हैं, सब कुछ है, बहुत सारी चीज़ें जो आपको कंपनी देती रहेंगी. आप कभी भी ऐसा फील नहीं करोगे कि आप बोर हो रहे हो या फिर आपके पास कंपनी नहीं है. मकैकस, मालाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरिस कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनपी. और जब आप किसी भी जंगल से गुजर रहे हो, वहाँ पे आपको ये सारे एनिमल्स मिलेंगे जो आपके ऊपर क्या करेंगे, नज़र रख रहे होंगे. I do, however, prefer to step aside for the wild elephants. और जो एलिफेंट्स हैं, जो वाइल्ड हैं, जो खुले घूम रहे हैं, जिनको टेम नहीं किया गया है, कंट्रोल नहीं करता कोई भी वहाँ हो तो उनसे क्या कर रहे हैं, ऑथर कह रहे हैं कि हम थोड़ा सा डिस्टेंस ही मेंटेन करना चाहते हैं. What activities are not indicated in the extract? ऐसी कौन सी एक्टिविटी है, सिंगुलर, ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो इस पैसेज में इंडिकेट नहीं करी गई है? कनूइंग करी गई है, सो दिस इज द रॉन्ग आंसर. स्काई डाइविंग ये नहीं करी गई है, सो दिस इज द करेक्ट वन. एंड राफ्टिंग और रैपलिंग भी मेंशन करी गई है, दैट मीन्स दीज आर द करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शंस. हु विल कीप अ वॉचफुल आई? कौन से एनिमल्स हैं जो वॉचफुल आई मतलब आपको ध्यान से देखेंगे, दे विल वॉच यू केयरफुली? स्लेंडर लॉरिस, मकैकस एंड मालाबार स्क्विरल्स. और क्या है, ये तीनों ही आपके ऊपर वॉचफुल आई रखेंगे व्हेन यू आर इन द ट्री कैनपीज, ऑलराइट, लाइक इन द जंगल्स. तो ये ऑल ऑफ द अबव इसका सही हो गया. विच इज़ नॉट अ ट्रेल? अब ट्रेल हम क्या देख के आए थे कि जो पाथ ट्रेस हो जाता है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि ट्रेल कौन सी, इन सब चारों ऑप्शंस में से कौन सी चीज़ ट्रेल नहीं है? पाथ, पाथ मतलब रास्ता, ठीक है, ये भी ट्रेल हो गया. ट्रैक, कोई भी ट्रैक है, जैसे आप रनिंग ट्रैक होता है, वो भी एक तरीके का पाथ ही है, राइट. रोड, रोड भी एक पाथ है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव, क्योंकि जो तीनों ही चीज़ें हैं वो किसके सिमिलर है मीनिंग में? ट्रेल के मीनिंग में. ऑलराइट, नेक्स्ट. ठीक है जी, ये तो हमारे सारे थे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस. पूरे एक्सट्रैक्ट्स हमने देखे, जितने भी पॉसिबल वर्ड्स थे जिस पे जो डिफरेंट क्वेश्चंस थे वो भी हमने देखे. इसके बाद हम फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. ठीक है, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 1. How does Coorg's culture differ from the Hindu mainstream and what are the possible origins of local population? वो क्या कह रहे हैं कि भाई कूर्ग का जो कल्चर है वो हिंदू मेन स्ट्रीम से कैसे डिफरेंट है, जबकि वो इंडिया में ही है, फिर भी वहाँ पे जो लाइक कल्चर है, जो ट्रेडिशंस हैं, वो हमारे हिंदू से इतने डिफरेंट कैसे हैं, और कि क्या पॉसिबल ओरिजिन्स बताए गए हैं उनके एंसेस्टर्स के, कि कहाँ से उनके एंसेस्टर्स आए थे जिसकी वजह से ये कल्चर जो है चेंज हुआ है. Coorg has a unique culture distinct from the Hindu mainstream. According to one theory, the local population may have Greek or Arabic descent. क्या है, एक थ्योरी कहती है कि भाई या तो ग्रीक डिसेंट हो सकता है या फिर अरेबिक डिसेंट हो सकता है.
possibly stemming from Alexander the Great's army, which is believed to have moved south along the coast and settled in Kurg. और ग्रीक जो इन्फ्लुएंस आपका बता रहे हैं वो पॉसिबल है जब अलेक्जेंडर द ग्रेट की आर्मी आई थी, उनका जब पॉसिबल नहीं था वापस जाना, उनकी एक सेगमेंट ऑफ द आर्मी स्टेड हेयर इन कुर्ग एंड दे मिंगल्ड अप विद द लोकल पॉपुलेशन, देन दे मैरिड, और इसी वजह से क्या है वो सारा जो ग्रीक इन्फ्लुएंस था वो कुर्गी कल्चर में दिखने लगा. ऑलराइट. The theory is supported by the traditional attire of the Kodavus known as कुपिया. अब हम क्या कर रहे हैं, अरबिक इन्फ्लुएंस के बारे में बात कर रहे हैं कि कोडवूज जो थे वो एक आउटफिट पहनते थे जिसका नाम है कुपिया, जो कि किसको रिजेंबल करता है, कुफिया को रिजेंबल करता है, जो कि आउटफिट है जो कौन पहनते हैं, अरब्स पहनते हैं. द मार्शल ट्रेडिशंस, मैरिज कस्टम्स एंड रिलीजियस राइट्स इन Kurg are also distinct from mainstream Hindu practices, indicating the influence of a different heritage, cultural heritage. और ये सारी जो चीज़ें हैं सिर्फ कपड़े की बात नहीं है, मार्शल ट्रेडिशंस हो गए, मैरिज कस्टम्स हो गए, रिलीजियस राइट्स हो गए, ये तीनों ही चीज़ें काफ़ी डिफरेंट हैं हिंदू मेन स्ट्रीम से, तो इंडिकेट करती हैं कहीं ना कहीं कि ये जो कल्चर है ये कहीं और से आया है अपार्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम. ऑलराइट. नेक्स्ट, what are the geographical features and natural attractions that make Kurg a unique destination for travelers? अब बोल रहे हैं कि क्यों इतना ज़्यादा ये फेमस है, why the visitors are so keen to visit Kurg, और कौन से ऐसे geographical features हैं, मतलब क्या उसके natural features हैं जिसकी वजह से people are so attracted towards it. Kurg, also known as Kodagu, is known for its stunning geographical features and natural attractions. और क्या है कुर्ग या फिर कोडगू जिसे हम कहते हैं, दोनों के सिमिलर नाम है, मतलब ये सिमिलर दो नाम है उनके, जो किसके लिए जाना जाता है, उनके स्टनिंग जोग्राफिकल फीचर्स, मतलब उनकी जो रिवर है, माउंटेन्स हैं, लश ग्रीन फॉरेस्ट हैं, इनके लिए उनको जाना जाता है. कुर्ग इज सिचुएटेड बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर. अब उनकी वहाँ पे जोग्राफिकल पोजीशन भी बता दी उन्होंने कि जो मिडवे में लाई करता है किसके, मैसूर एंड मैंगलोर के. The rolling hills, evergreen rainforest, spices and coffee plantations are the key highlights of कुर्ग. और क्या है की हाईलाइट्स, कौन कौन सी चीज़ें हैं, रोलिंग हिल्स मतलब जो नेवर एंडिंग हिल्स हैं, चलती ही जा रही हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट जो कभी भी जहाँ पे पतझड़ नहीं होता वो हमेशा ग्रीन रहते हैं और वो बहुत ज़्यादा रेनफॉल एक्सपीरियंस करते हैं पूरे टाइम. ऑलराइट. स्पाइसेस हो गया, कॉफ़ी की जो इन्विगरेटिंग खुशबू है वो आती है वहाँ पे. यही कुछ की हाइलाइट्स हैं वहाँ के जोग्राफिकल लोकेशन के. ऑलराइट. अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज कवर्ड विद एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, और 30% जो एरिया है वो किससे कवर्ड है, एवरग्रीन फॉरेस्ट से है. ड्यूरिंग द मानसून सीजन कुर्ग एक्सपीरियंसेस हैवी रेनफॉल, और मानसून के दौरान वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है, मेकिंग इट लश एंड ग्रीन, एकदम लबालब अच्छा ग्रीन एंड वेरी फ्रेश इट लुक्स ओवर देयर. वाई? बिकॉज दे एक्सपीरियंस हैवी रेनफॉल in the 30% area of the district. Alright. However, the best time to visit is from September to March. बारिश में ऑब्वियसली बात है आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर सकते किसी जगह को, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि बेस्ट टाइम जो है कुर्ग को एक्सप्लोर करने का वो होता है सितंबर से लेके मार्च तक, when the weather is perfect with occasional showers. occasional showers का मतलब क्या है, थोड़ी सी जो बारिश हो जाती है. ऑलराइट. एंड द एयर कैरीज द इन्विगरेटिंग सेंट ऑफ कॉफ़ी, और एकदम ठंडे ठंडे एकदम नॉर्मल प्लेजेंट मौसम में खुशबू आ रही है कॉफ़ी की. सो यही एक एकदम प्लेजेंट एटमॉस्फेयर आपका कुर्ग ऑफर करता है. कब से, सितंबर से लेके मार्च तक. ऑलराइट. नेक्स्ट, हाउ डज कुर्ग कॉन्ट्रीब्यूट टू इंडियाज़ बायोडाइवर्सिटी. कि इन कुर्ग कॉन्ट्रीब्यूट मतलब इंडिया, देखो कुर्ग इंडिया का ही पार्ट है, राइट. तो इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें कुर्ग का क्या पार्टिसिपेशन है, कुर्ग के पास ऐसी कौन कौन सी की फीचर्स हैं जो वहाँ के बायोडाइवर्सिटी में है, जो इंडिया की बायोडाइवर्सिटी में ऐड करती है. पहला, कुर्ग प्लेज अ वाइटल रोल इन इंडियाज नेचुरल वेल्थ एंड बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, काफ़ी बड़ा वाइटल मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. द कावेरी रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग प्रोवाइड्स वाटर टू द रीजन एंड बियॉन्ड. और क्या है, जो कावेरी रिवर है वहाँ की वहाँ उनमें पानी कहाँ से आता है, फॉरेस्ट एंड हिल्स से आता है जो कि कुर्ग में सिचुएटेड है. द रीजन इज ऑल्सो होम टू अबंडेंट वाइल्ड लाइफ. अबंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ, खूब सारी, इंक्लूडिंग द महासीर, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश. इट इज़ अ वेरी फेमस फिश ऑल्सो.
along with the kingfishers, squirrels, langurs and evil wild animals. और क्या है, कितने सारे तरीके के एनिमल्स वहाँ पे और डिफरेंट तरीके के बर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं, वाइल्ड एनिमल्स भी देखने को मिलते हैं. These creatures thrive in the region's lush environment and visitors can witness them in their natural habitat. और क्या है कि ये जो lush atmosphere है, एकदम ग्रीन फॉरेस्ट हैं, डेंस फॉरेस्ट हैं, इनमें क्या है, दे थ्राइव, मतलब बहुत अच्छे से वो सर्वाइव करते हैं, ऐसे उनको दिक्कत नहीं आती है वहाँ पे किसी भी चीज़ की. ठीक है, पानी है, खाने के लिए है, एटमॉस्फेयर अच्छा है, एनवायरनमेंट बढ़िया है. तो इसी तरीके से क्या है, जो एनिमल्स हैं वो थ्राइव करते हैं, बहुत अच्छे से वहाँ पे रहते हैं. ठीक है जी. नेक्स्ट, व्हाट रोल हैज़ द कूर्ग रेजिमेंट प्लेड इन इंडियाज मिलिट्री हिस्ट्री एंड व्हाई डू कोडवूज हैव अ यूनिक प्रिविलेज इन इंडिया रिगार्डिंग फायर आर्म्स. अब क्या बोल रहे हैं कि कूर्ग जो रेजिमेंट है उसका इंडियन आर्मी में क्या इंपॉर्टेंट रोल है, एंड ऑल्सो जो कोडवूज हैं उनको विदाउट एनी लाइसेंस क्यों अलाउड है अभी भी फायर आर्म्स को कैरी करना. द कूर्ग रेजिमेंट इज हाईली डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी. कूर्ग जो रेजिमेंट है वो बहुत हाईली डेकोरेटेड है, दैट मीन्स उनको बहुत सारे मेडल्स एंड अवार्ड्स मिले हैं. वाई? बिकॉज ऑफ देयर ब्रेवरी ऑब्वियसली. ठीक है, and it has played a significant role in India's military history. Notably, the first chief of Indian Army, General Cariappa, was from Coorg. और notably मतलब एक नोट करने वाली बात है, एक ध्यान देने वाली बात है कि जो इंडिया के फर्स्ट चीफ थे आर्मी के, वो भी वहाँ से ही थे, कुर्ग से ही थे, जिनका नाम था जनरल करियप्पा. कोडवूज, द पीपल ऑफ कुर्ग हैव अ यूनिक प्रिविलेज इन इंडिया. उनके पास एक यूनिक प्रिविलेज है. दे आर द ओनली वंस परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंस, and it is probably because of their unique martial descent, and they have been connected with all these skills. That is why they are allowed to carry the firearms without any license. This privilege is a testament to their martial traditions and valor, which are deeply ingrained in the culture of Coorg. और क्या है, उनका जो valor है, उनका जो courage है, और उनके जो martial traditions हैं, मतलब जो war like traditions हैं, उनके जो सारी skills हैं, उसी का testament है. मतलब उसी के चलते उनको ये allow करा जाता है कि वो आज भी अपने जो firearms हैं वो carry करें. क्यों? क्योंकि it is a part of their tradition. Alright. Why has Coorg been referred to as a piece of heaven drifted from the kingdom of God? अब उसको जो कुर्ग है उसको ऐसा क्या है भाई उसमें जिसकी वजह से उसको बोला जा रहा है a piece of kingdom of God. Coorg is often called a small piece of heaven because it is incredibly beautiful. एक तो वो इतना ज़्यादा सुंदर है, इसी वजह से उसको कहा जाता है कि ये पक्का हेवन का ही पीस है, किंगडम ऑफ गॉड का ही एक पीस है जो हमें अर्थ पे यहाँ पे मिल रहा है. It has lush green forest, rolling hills, coffee farms and spice trees. और ये सारा एकदम बढ़िया सा कॉम्बिनेशन बन जाता है इन सब चीज़ों को देखो तो. हरियाली ही हरियाली है, कॉफ़ी की स्मेल आ रही है, एंड अ वेरी परफेक्ट वेदर. तो ऑब्वियसली बात है, इट इज़ नेचुरली ब्यूटिफुल. वहाँ पे जाके आपको बहुत बढ़िया लगेगा. इसी वजह से उसको कहा जाता है कि भाई ये तो स्वर्ग का ही हिस्सा है. Coorg is located between Mysore and the coastal town of Mangalore. The air in Coorg smells wonderfully of coffee, making it even more heavenly. और जो कॉफ़ी की जो खुशबू है उससे क्या होता है, वो और ज़्यादा एकदम खुशनुमा माहौल वहाँ पे क्रिएट हो जाता है. In Coorg you can find evergreen forests covering about 30% of the district. और क्या है वहाँ पे आपको 30% of the district में क्या मिलेगा, evergreen forest मिलेंगे. ठीक है. The Kaveri rivers flows through Coorg and you can even see big elephants here. और क्या है, बिल्कुल मतलब हर तरीके से it is a perfect place. देखा जाए तो उसका weather perfect है, यहाँ पे इतने सारे wildlife creatures हैं in abundance, और रिवर भी फ्लो कर रही है, कॉफ़ी प्लांटेशन है, सोर्स ऑफ इनकम है, टूरिस्ट आ रहे हैं. तो कितनी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से क्या है, इट मेक्स अ परफेक्ट पीस. एंड तभी इसको क्या बोलते हैं हम, हेवन के पीस के से कंपेयर करते हैं, एंड वी कॉल इट अ पार्ट ऑफ किंगडम ऑफ गॉड. Birds, bees and butterflies keep you company when you visit. If you climb the Brahmagiri hills, you get an amazing view of the whole misty landscape of Coorg. और अगर आप इन हिल्स को क्लाइम करके ऊपर जाते हो तो आपको एक पैनोरामिक व्यू, एक वाइड व्यू मिलता है सारी ब्यूटीफुल जगहों का. किसकी? कुर्ग की. People who want to discover the true heart and soul of India should definitely visit Coorg. और क्या है, जो इंडिया का एकदम दिल और दिल को समझना चाहते हैं, आत्मा को समझना चाहते हैं इंडिया की, और विजिट करना चाहते हैं, तो उनको कुर्ग पक्का जाना चाहिए. ऑलराइट.
नेक्स्ट, द पीपल ऑफ कुर्ग हैव अ ट्रेडिशन ऑफ करेज एंड ब्रेवरी. एलैबोरेट. पीपल ऑफ जो कुर्गी लोग हैं उनका जो ट्रेडिशन है, मतलब हर जगह का अलग अलग ट्रेडिशन होता है. कहीं का डांस होता है, कहीं का खाना होता है. यू नो दे हैव कल्चरल पॉइंट्स. तो कुर्गी लोगों का जो कल्चरल पॉइंट है वो क्या है? इट इज़ द ट्रेडिशन ऑफ करेज एंड ब्रेवरी. ठीक है. द फोक्स इन कुर्ग हैव अ स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ बीइंग ब्रेव एंड फियरलेस. Kurgis are a proud race of martial people and beautiful women. They are known for high energy sports like canoeing, rappelling, rock climbing, mountain biking and trekking. ये उनके मतलब लाइक कल्चर में ही दिखता है, यू नो, क्योंकि एक तो वो मार्शल जो कल्चर है, मतलब उनमें वॉर लाइक चीज़ें हैं, उनमें स्किल्स हैं लड़ने की, तो वो उनके कल्चर में ही दिखता है. ऑल्सो उनके यहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स इतने सारे हैं कि इससे भी पता लगता है कि दैट दे आर अ वेरी फियर्स रेस ऑफ पीपल, जो ऐसे ही लथार्जिक नहीं है, लेजी नहीं है. दे आर फिट, दे आर पावरफुल, और वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं इन डूइंग लार्जर देन लाइफ चीज़ें. ठीक है. नेक्स्ट, द कुर्ग रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी हैज़ अर्नड अ लॉट ऑफ ऑनर्स एंड अवार्ड्स. अब ऑब्वियसली बात है, पूरी रेजिमेंट है जो इतनी हाईली डेकोरेटेड है, तो मतलब वहाँ का जो यूथ है वो कितना इंक्लाइंड होगा आर्मी को ज्वाइन करने के लिए, राइट? और उनमें कितना करेज होगा, वैलर होगा, जिसकी वजह से वो जज्बा होता है कि भाई हम आर्मी को ज्वाइन करें. तो ये चीज़ कल्चर से ही आती है. दैट मेक्स कुर्ग रेजिमेंट वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट्स ऑफ द इंडियन आर्मी. The first chief of the Indian Army, General Karyappa, was a Kurgi. Even today, people from Kurg, known as Korvus, have a special privilege in India that they can carry firearms without needing a license. और उनके कल्चर में इतना prominent है warfare that अभी भी उनको क्या है, लाइसेंस के बिना फायर को कैरी करना अलाउड है. ऑलराइट. नेक्स्ट, डिस्क्राइब द ओरिजिन ऑफ कावेरी एंड द एरिया अराउंड इट. कावेरी का जो ओरिजिन है, मतलब उसमें पानी कहाँ से आता है वो, एंड ऑल्सो जो एरिया उनके आसपास है वो बताना है. द रिवर कावेरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग. वहाँ का जो मेन सोर्स पानी का कहाँ से आता है, हिल्स और फॉरेस्ट से आता है कुर्ग के. महासीर, अ लार्ज फ्रेश वाटर फ्रेश इज फाउंड इन दीज रिवर्स. और कावेरी रिवर में ही क्या मिलती है, महासीर फिश हमको मिलती है, जो कि आपकी बहुत बड़ी फिश है एंड बहुत ज़्यादा मात्रा में, लेकिन अबंडेंस वहाँ पे मिलती है फ्रेश वाटर फिश में, फ्रेश वाटर में मिलती है, बिकॉज इट इज़ अ फ्रेश वाटर फिश, नॉट अ मरीन वाटर फिश. Kingfishers dive for their catch. The squirrels and langurs drop half-eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and ripples in the clear water. और कावेरी रिवर के आसपास ही क्या है, किंगफिशर्स भी आपको दिखेंगी, जो चिड़िया होती है वो आके अपनी बीक से पकड़ के फिश को ले जाती है. स्क्विरल्स एंड लंगूर्स दिखेंगे, वो आधा खाया हुआ खाना फेंक के दिस enjoy the splash and all that. A walk across the bridge leads to the 64 acre of Nisarghatta, as Kurg is a beautiful place, a piece of heaven on earth, as it has a magnificent and heavenly view. और यही जो है कावेरी के अराउंड ये जो पूरा सीनिक ब्यूटी बनी हुई है, यही की पॉइंट है किसके, कुर्ग के, बिकॉज इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल प्लेस. ऑलराइट. तो ये थे जी आपके सारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें हमने डिटेल में हर पॉइंट को डिस्कस किया है. आई डोंट थिंक अब कुछ ऐसा बचा होगा जो हमने अच्छे से डिटेल में अच्छे से नहीं पढ़ा है. अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है, जस्ट गो बैक एंड रीड द फुल चैप्टर एंड पूरा डिस्कशन इसका सुनो. आई एम श्योर उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन कीप रिवाइजिंग. थैंक यू.